हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई को 2014 के पहले के केस की इंक्वायरी करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए राज्यों के सहमति की आवश्यकता नहीं है। यानी सीबीआई अगर चाहती है कोई विशेष मामला है तो राज्यों के परमिशन के बिना भी राज्यों में घुस करके, और यहाँ पे 2014 के पहले का केस हो चाहे चाहे 2014 के बाद का हो, इसकी इंक्वायरी कर सकती है। ये मुद्दा क्या, मुद्दा ये है कि एक पिटीशन दायर की गई थी। पिटीशन मतलब याचिका दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि सीबीआई को 2014 के पहले के केस के लिए राज्यों से परमिशन लेनी चाहिए। उसके पीछे वजह ये बताएगी कि जो केंद्र सरकार है, वो कई बार उसके ऊपर ऐसा आक्षेप लगता है कि इन सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो अब ये जो राजनीतिक मुद्दे से तो हमें लेना-देना है नहीं। अब हम जानने वाले हैं कि सीबीआई क्या है और यहाँ पे राज्यों की सहमति का क्या मामला है। वैसे आप में से कितने लोग को ये पता है कि जब भी सीबीआई किसी स्टेट में घुसती है, तो यहाँ स्टेट की परमिशन लगती है। अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जिनकी सामान्य सहमति कि ठीक है सीबीआई आएगी, हमारे यहाँ पे चाय-पानी पिएगी, उसके बाद अपनी इंक्वायरी करेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जिनको इस बात से दिक्कत है। सामान्यतः ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केंद्र सरकार के अपोजिट वाली गवर्नमेंट है, और ये हर गवर्नमेंट में होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है किसी गवर्नमेंट में हो रहा है। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो ना, उसके टाइम पे ये होता ही होता है। किसी भी राज्य में जाके इंक्वायरी करने के लिए सीबीआई को राज्य की सहमति लगती है। अब ये सहमति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य सहमति। सामान्य सहमति ये कि सीबीआई आए और हमारे यहाँ पे चाहे जिस केस में, अगर उसको लगता है कि कोई संदिग्ध है, कोई मामला है, तो आके इंक्वायरी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी होती है विशिष्ट सहमति। इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत ये होता है कि प्रत्येक केस के लिए राज्य से सहमति लेनी पड़ती है। तो आप सोचेंगे यार सीबीआई तो इतनी पावरफुल एजेंसी है, इसको राज्य से सहमति क्यों लेनी पड़ती है? तो यहाँ पे एक मुद्दा आता है संघवाद का ढांचा। संघवाद का ढांचा क्या है? यानी यहाँ पे जो स्टेट है इनकी भी अपनी पहचान है, और यहाँ पे जो केंद्र है इसकी भी अपनी पहचान है। तो केंद्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और जो आप देखेंगे पुलिस का मामला है, तो ये कहाँ पे आता है? ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। तो इस वजह से यहाँ पे सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है राज्यों में। तो आइए हम जानते हैं इस आर्टिकल में कि ये जो परमिशन है उसके बारे में क्या मुद्दा है। उसके अलावा हम जानने वाले हैं कि सीबीआई क्या है। वर्तमान समय में 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सीबीआई की जांच शुरू करने की सहमति वापस ले ली। राज्य कौन-कौन से? तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सहमति वापस ले ली थी। अब यहाँ पे सीबीआई ये कह रही है कि इतने बड़े स्तर पर अगर राज्य सहमति वापस ले लेते हैं, तो इतने बड़े स्तर पर केंद्र सरकार के कर्मचारी काम कर रहे होंगे यहाँ पे, और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं या अन्य कोई मुद्दों से जुड़ा हुआ आता है, तो हम लोग उनके खिलाफ कैसे काम करेंगे? उनके खिलाफ कोई भी याचिका आती है या कोई भी एफआईआर आती है, तो हम उनके खिलाफ कैसे जाकर के अनुसंधान करेंगे? कैसे यहाँ पे देखेंगे वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो यहाँ पे इतने बड़े स्तर पर राज्यों की सहमति वापस लेना एक चिंता का विषय बना हुआ है सीबीआई के लिए। दूसरी तरफ राज्य क्या आक्षेप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, वो ऐसी एजेंसियों का प्रयोग अपने फायदे के लिए कर रही है, ना कि केंद्र सरकार के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके लिए, बल्कि राज्यों को परेशान करने के लिए कर रही है, पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के कर रही है। तो ये राज्यों का आक्षेप है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति के बारे में अगर हम देखें कानूनी और संवैधानिक आधार क्या है, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 इसी के अनुसार सीबीआई कार्य करती है। इसमें ये कहा गया है धारा 6 में कि यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज़, केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा अगर सीबीआई किसी राज्य में जाँच करना चाहती है, तो उसके लिए सीबीआई को उस राज्य की परमिशन की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे यूटीज़ में या यूनियन टेरिटरीज़ में, केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी परमिशन क्यों नहीं चाहिए? उसके पीछे वजह ये है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे शासन किसका होता है? तो यहाँ पे शासन होता है केंद्र सरकार का, और ये जो सीबीआई है, केंद्र सरकार की एजेंसी है। तो यहाँ पे इसलिए इसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि राज्यों में अलग पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, यहाँ पे संघवाद का मुद्दा आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे राज्यों में इनको परमिशन चाहिए होती है। अगला बिंदु, सीबीआई की कानूनी नींव को संघ सूची की प्रविष्टि 80 पर आधारित माना गया है, जो एक राज्य से संबंधित पुलिस बल की शक्तियों को दूसरे राज्य के किसी भी क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रावधान करती है, लेकिन इसके अनुमति के बिना नहीं। यानी यहाँ पे जो संघ सूची की प्रविष्टि 80 है, इसी के आधार पर माना गया है। सीबीआई की जो कानूनी नींव है, जो सीबीआई का बेस है, इसको 80 पे माना गया है। और इसका ये मतलब है, ये कहता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी पुलिस की जो है शक्ति को विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन इस शक्ति को विस्तारित करने के लिए, इस शक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में लागू करने के लिए इन राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। उसके अलावा बात करें, जो पुलिस है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 2 है।
इसका ये मतलब है सीधे से कि जो पुलिस का मामला है ना, पुलिस और प्रशासन का मामला, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सहमति के प्रकार के बारे में, तो ये 2 प्रकार की होती है। पहला है सामान्य सहमति और दूसरा है विशिष्ट सहमति। सामान्य सहमति के अंतर्गत क्या होता है कि राज्य और सीबीआई के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई भी केस आएगा तो सीबीआई के जांच कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि विशिष्ट सहमति के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक केस वाइज, यानी मान लीजिए कोई ए नाम का केस आता है तो इस केस के लिए, फिर बी नाम का कोई केस आता है तो इस केस के लिए, इन दोनों केस के लिए अलग अलग से सहमति लेनी पड़ेगी राज्यों से। जबकि सामान्य सहमति में आप देखेंगे कि सहमति पहले से बनी हुई, चाहे जिस नाम का केस है, चाहे जितने केस है, सीबीआई के जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए कि विशिष्ट सहमति के तहत केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई को अगर यहाँ पे राज्य सहमति नहीं देते तब क्या होगा? तो अगर राज्य सहमति नहीं देते तब भी सीबीआई अपनी जांच कर सकते हैं, लेकिन जब वो राज्यों में घुसेगी तो वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह घुसेगी, यानी इनके पास पुलिस की शक्ति नहीं होगी। राज्य इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप सीबीआई के पर्सन हैं तो मैं हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे और आप पुलिस के अधिकार का उपयोग करें, इस बात के लिए राज्य सहमत नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन बन के अपने ऊपर रिस्क लेकर के ये केस सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं इससे क्या होता है कि इससे ये हो सकता है कि कई बार केस में जांच करने के लिए सीबीआई को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, निर्बाध रूप से जो जांच करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती, निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाती है। और यहाँ पे जब आपको पुलिस का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो दिक्कत तो हो ही सकती है। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है, तो एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामला 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्य की परिभाषा में यूटीज भी शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, तो अगर यहाँ पे भी आप घुसते हैं तो आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये था कि जो दिल्ली है और चंडीगढ़ है, क्योंकि यहाँ पे सीएम राज्य करते हैं ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे सीएम का चुनाव होता है, तो इसलिए दिल्ली या चंडीगढ़ में घुसने के लिए भी इनको परमिशन की आवश्यकता लगी, ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अगला केस था काजी लेंदुप दोरजी बनाम सीबीआई 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मान लीजिए सीबीआई किसी केस पे काम कर रही है, अब राज्य ने सामान्य सहमति वापस ले ली, तब क्या होगा? तो भाई क्या सीबीआई ये काम छोड़ दे? इतने दिन से मेहनत कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो काम कर रही है सीबीआई इसको छोड़ेगी नहीं, जो लंबित मामले हैं उस पर काम करते रहेगी, चाहे भले से सामान्य सहमति वापस ले ली गई हो। दूसरा दूसरा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और ये सीबीआई को आदेश देती है कि इस राज्य के भीतर इस केस पे आप जाके काम करो, तो यहाँ पे राज्य इस पे आपत्ति नहीं कर सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो सीबीआई को राज्यों के भीतर जाके जांच करने का आदेश दे सकती है, भले से राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली हो। तो इन केस को ध्यान में रखेंगे, ये केस इंपॉर्टेंट है। काजी लेंदुप दोरजी बनाम सीबीआई 1994 का केस, उसके अलावा एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामला 1970। आगे की राह क्या हो, तो मौलिक बाधा कानून में निहित है जो सीबीआई को एक संघीय पुलिस बल के रूप में स्पष्ट रूप से परिकल्पित नहीं करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें भारत एक हस्ताक्षर करता है, इसको सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े निष्पक्ष कदम उठाने की आवश्यकता है। कई राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने की स्थिति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखते हुए प्रकट शक्तियों और स्वायत्तता के साथ एक संघीय एजेंसी बनाने के विधायी कदम का कारण बन सकती है। ऐसे कानून के मामले में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 एक स्पष्ट कानूनी प्रावधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जो निष्पक्ष जांच और अभियोजन की गारंटी देता है। यहाँ पे जो सीबीआई है ना, इसके लिए कोई नियम नहीं है। मतलब ये किसके तहत काम करती है, तो दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम के तहत काम करती है। सीबीआई से जुड़ा हुआ कोई कानून नहीं है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि सीबीआई से जुड़ा हुआ कोई कानून लाना चाहिए ताकि इसको विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में घोषित किया जा सके। उसके अलावा यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि इसका निष्पक्ष रूप से प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो सीबीआई प्रमुख की यहाँ पे नियुक्ति होती है उसमें सीजेआई को भी शामिल करना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब हम जानते हैं सीबीआई के बारे में, तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता था, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, लेकिन बाद में इसको कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो कि निगरानी के मामले देखता था, इसका भी सीबीआई में विलय कर दिएगा। अगला बिंदु की जो सीबीआई की स्थापना हुई थी, इसकी सिफारिश किसने की थी, किस समिति के सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, तो संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। वैधानिक संस्था का क्या मतलब होता है, ऐसी संस्था, ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसको कानून पास करके बनाया गया और लॉ पास करके बनाया गया उसको वैधानिक संस्था कहा जाता है, और जिसका जिक्र, जिसका वर्णन हमारे संविधान में हो उसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सीबीआई है ना, इसके लिए कोई कानून नहीं है। ये कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है, तो दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्ति प्राप्त करता है ये। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम,
तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल की भी सहायता करता है। एक है एनआईए और एक है सीबीआई। तो एनआईए की स्थापना 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद की गई थी और इन दोनों में जो फ़र्क है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा दिया गया है। जैसे एनआईए आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण तथा अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जाँच के लिए है। वहीं सीबीआई क्या करती है तो भ्रष्टाचार हो गया, आर्थिक अपराध हो गए तथा गंभीर एवं संगठित अपराध, आतंकवाद के अतिरिक्त इससे जुड़े मामलों का अनुसंधान करता है। अगला बिंदु सीबीआई का संगठन क्या है? तो 1963 में सीबीआई की स्थापना निम्नलिखित 6 संभागों यानी कि डिविजन्स को मिलाकर के की गई थी, जिसमें पहला है अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निरोध संभाग, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, तकनीकी संभाग, अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी संभाग, शोध संभाग, कानूनी एवं सामान्य संभाग और प्रशासन संभाग। ये 6 संभागों को मिलाकर के 6 डिवीजन को मिलाकर के सीबीआई की स्थापना की गई थी 1963 में। सीबीआई के कार्य क्या है? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार हो गया, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना यानी कि जांच करना, राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण हो गया, सीमा शुल्क हो गया तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियम आदि के उल्लंघन के मामले। उसके अलावा पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। उसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामलों को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक संरचनाओं का प्रसार। और यहाँ पे जो सीबीआई है ना, यही इंटरपोल के साथ भी कोऑर्डिनेट करती है, यानी इंटरपोल के साथ मिलकर सीबीआई ही काम करती है। हमारे देश की तरफ से इंटरपोल में सीबीआई ही हमें प्रेजेंट करती है। ये एक शॉर्ट न्यूज़ है, यहाँ पे बात की जा रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली है और जहाँ भी पहली पहला पहला लग जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस संगोष्ठी का आयोजन खाद्य और कृषि संगठन एफएओ, रोम के खाद्य और कृषि पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पौधा किस्म और किसान अधिकार प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और आईसीएआर राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के सहयोग से आयोजित कर रहा है। देखिए एक आर्टिकल है जो बात कर रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। इसी तरीके से आए दिन कोई ना कोई आर्टिकल आता रहता है इसके बारे में। देखिए जैसे ये आर्टिकल है तो ये भी उसी के बारे में बात कर रहा है, एक साथ चुनाव कराने के बारे में। तो ये अभी काफ़ी लंबे समय तक कुछ ना कुछ इसके बारे में आता रहेगा न्यूज़ में। तो रोज़-रोज़ हम इसी को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसके पहले भी एक बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज फिर से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अब जब कोई रिपोर्ट आ जाएगी, कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ जाएगा, उसके बाद ही हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा ये बताया जा रहा है अलग तरीके से, अलग दृष्टिकोण रखा गया है कि अगर कोई कमेटी गठित ही करनी थी, तो यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में क्यों की गई है? ये तो चुनाव आयोग से जुड़े हुए भी नहीं है, तो अगर कमेटी गठित ही करनी थी, तो चुनाव आयोग से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ करनी चाहिए थी, उसकी अध्यक्षता में करनी चाहिए थी, ना कि राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में करने का मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि हाँ, यहाँ पे इस पे सहमति लग जाए, यहाँ पे ये राष्ट्रपति कह दें कि हाँ, एक साथ चुनाव कराना ठीक है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इस आर्टिकल में कही गई है, अलग तरीके से दृष्टिकोण रखा जा रहा है और यहाँ पे ये कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ड्रॉप द बैड आइडिया ऑफ सिमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कि एक साथ चुनाव कराने का जो आइडिया है ना उसको छोड़ दीजिए, बहुत गंदा आइडिया है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना? बाद में को सर आप ऐसे कह रहे थे। देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है, एक साथ चुनाव कराने का, इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं और इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। फ़ायदे जैसे आप देखेंगे कि समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, जो हमारी सेना है उसको बार-बार यहाँ से वहाँ नहीं दौड़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो मशीनरी है उसकी बचत होगी, जो टीचर्स हैं उनको बेचारे को ड्यूटी पे लगाया जाता है तो उनकी भी बचत होगी, उनका भी थोड़ा-सा टाइम बचेगा। लेकिन नुकसान, जैसे आप देखिए मान लीजिए कि आज चुनाव करा देते हैं एक साथ, तो फिर अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है किसी राज्य की तब क्या होगा? 2 साल काम करने के बाद सरकार गिर जाए या 3 साल काम करने के बाद सरकार गिर जाए, तो बाकी के रेस्ट टाइम के लिए क्या होगा? तो क्या यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चलेगा? तो ये तो एकदम संघवाद के खिलाफ हो जाएगा कि लगातार राष्ट्रपति शासन चलता रहे 3 साल तक। तो ये सारे मुद्दे भी हैं। अब इस आर्टिकल में हम ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि मुद्दे क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। किसी समिति की रिपोर्ट आई थी उसने क्या कहा था, किस-किस समिति ने इसके बारे में क्या-क्या कहा है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। उसके बाद अब हम ये आर्टिकल कभी भी आएगा तो अब लगातार ये आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, फिर जब कोई इसमें इंपॉर्टेंट मोड़ आएगा तभी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन या एक साथ चुनाव कराने के बारे में। एक साथ चुनाव कराने का मामला क्या, एक साथ चुनाव कराने का मामला ये है कि जो राज्य विधानसभा है, राज्य की विधायिका है, उसके अलावा जो यहाँ पे लोकसभा है, इनका चुनाव एक साथ कराया जाए, दोनों का चुनाव एक साथ कराया जाए। तो इसके बारे में ही ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल कई बार न्यूज़ में आ चुका है, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग दृष्टिकोण से। तो आज हम जान लेते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स में, उसके बाद फिर जब कभी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा,
कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, कोई और इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ मुद्दा आएगा उसके बारे में, तब हम जान लेंगे, क्योंकि अभी ये लंबा चलने वाला है। जब तक लोकसभा का चुनाव हो नहीं जाता 2024 वाला, तब तक ये चलता रहेगा। तो बार बार इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे ना, अगर बार बार यही हम जानेंगे तो अन्य आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कब जानेंगे। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, तो इसके पीछे वजह ये है कि 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति ये देखेगी कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, और लागू किया जाए कि नहीं लागू किया जाए, ये समिति का काम यही है। तो इस वजह से चर्चा में आ गया, फिर से इस पर बहस छिड़ गई। बात की जा रही है कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पहली बार आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 में। अब जब पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोकसभा का चुनाव और जो राज्य विधानसभा है उनका चुनाव साथ में हुआ। फिर ये 1967 तक इसी तरीके से चलता है, यानी कि 3 कार्यकाल तक। फिर समय आता है 1969 का। इसमें क्या होता है, तो केरल में यहाँ पे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब जब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया, तो जो यहाँ की राज्य विधानसभा थी वो भंग करनी पड़ गई। तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत शुरू हो गई। पहली बार यहीं से टूटना शुरू हुआ ये, जो 1967 तक लगातार चला रहा था लोकसभा और राज्य विधानसभा का एक साथ में चुनाव। इसके बाद पार्टियों के बीच दल बदल और प्रतिदल बदल के कारण 1960 के बाद कई विधानसभाएं भंग हो गई, जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ होते हैं। यानी अभी कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और उड़ीसा, टोटल 4 राज्य ऐसे हैं जिनके जो राज्य विधानसभा के चुनाव है ये लोकसभा चुनाव के साथ में कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें 5 मुद्दे शामिल हैं जिस पे चर्चा की जानी चाहिए व्यापक रूप से। कौन-कौन से मुद्दे हैं? यहाँ पे बात की चुनाव कराने की वित्तीय लागत, उसके अलावा बार-बार प्रशासनिक स्थिरता की लागत, सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती में आने वाली दृश्य और अदृश्य लागत, राजनीतिक दलों के अभियान और वित्त लागत तथा क्षेत्रीय या छोटे दलों को समान अवसर प्राप्त होने का प्रश्न। अब यहाँ पे आप देखेंगे दृश्य और अदृश्य लागत के बारे में भी आगे हम बात करेंगे अच्छे से। तो ये प्रमुख रूप से 5 मुद्दे हैं जिसके बारे में व्यापक रूप से चर्चा करनी होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभा के एक साथ चुनाव कराने की या एक राष्ट्र एक चुनाव की पृष्ठभूमि क्या रही है, तो बात की जा रही है विचार वर्ष 1983 से अस्तित्व में आया था, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इसे प्रस्तावित किया था। यानी चुनाव आयोग ही है जिसने इस मुद्दे को बीच में लाया था, जिसने इस मुद्दे को इतना चर्चित मुद्दा बनाया। सबसे पहले इसका प्रस्ताव किसने दिया था, 1983 में चुनाव आयोग ने दिया था। हालांकि वर्ष 1967 तक एक साथ चुनाव भारत में प्रतिमान थे, यानी कि 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। ये चीज मैंने आपको बताई है। यहाँ पे वही चीज लिखी गई है कि 1957, 1962 और 1967 में 3 आम चुनाव हुए थे, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों एक साथ में कराए गए थे। उसके अलावा 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण ये चक्र बाधित हो गया था। वर्ष 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था और वर्ष 1971 में पुनः नए चुनाव हुए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार लोकसभा भंग हो रही है, यहाँ पे राज्य विधानसभाएं भंग हो रही हैं, तो फिर साथ में कैसे चुनाव हो सकते हैं जब लोकसभा को वर्ष 1970 में भंग कर दिएगा। अब बहुत सारी विधानसभा ऐसी थी जिनका कार्यकाल चल रहा है, तो कैसे इनके साथ में चुनाव कराए जा सकते हैं, वही बात यहाँ पे की जा रही है। इस प्रकार पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण किए थे। लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभा दोनों के समय से पहले विघटन और कार्यकाल के विस्तार के परिणाम स्वरूप लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के अलग अलग चुनाव हुए हैं और एक साथ चुनाव का चक्र बाधित हो गया। तो वही चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। उसके अलावा बात करें कि एक साथ अगर चुनाव कराए जाते हैं तो इसके पक्ष में क्या तर्क है। पक्ष में तर्क ये कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक चुनाव होता है। अब बताइए, हर वर्ष कम से कम एक चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं पे हर वर्ष में एक ना एक चुनाव हो ही रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष नुकसान भी है, कुछ अप्रत्यक्ष नुकसान भी है। ये कौन बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं नीति आयोग। उसके अलावा बात की जा रही है कि ऐसे में लागत बहुत ज्यादा आती है। जैसे बात की जा रही है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है बिहार का। बिहार में अगर चुनाव कराना हो तो लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है। बताइए, यही 300 करोड़ रुपए की लागत जो है, अगर किसी गरीब की भलाई करने में हम लगा दें, कोई योजना लेकर के आए गरीबों के लिए या उनको आवास प्रोवाइड करवाएं, तो इस तरीके से मान लीजिए नहीं 1000 लोग को मिलेगा, 10 लोग को घर मिलेगा। 10 लोग तो ऐसे रहेंगे ना जिनके सर पर छत आ जाएगी। तो इस तरीके से ये देखा जा रहा है। उसके अलावा बात करें कि प्रत्येक चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र चुनाव ड्यूटी और संबंधित कार्यों के कारण अपने नियमित कर्तव्यों से चूक जाता है। चुनावी बजट में चुनाव के दौरान उपयोग किए जाने वाले इन लाखों मानव घंटे की लागत की गणना नहीं की जाती है। जैसे देखिए होता क्या है कि जो चुनाव ड्यूटी लगती है इसमें ज्यादातर क्या होता है, सामान्यतः टीचर को उठा के भेज देते हैं। यहाँ से उठा के वहां भेज देंगे, वहां से उठा के यहाँ भेज देंगे। फिर ये लोग क्या करते हैं बेचारे, एक दिन पहले पहुंचते हैं रात में। अब ना तो इनके रहने की व्यवस्था उतनी ठीक तरीके से होती है, ना खाने पीने की व्यवस्था उतनी ठीक तरीके से होती है। बाहर जा करके खाइए, उसके बाद ये लोग बैठे रहते हैं पूरा सुबह से शाम तक। और यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर बन करके जाते हैं, डीएम डीसी बनते हैं, वो लोग क्या करते हैं बेचारे, उनकी भी ड्यूटी लगी रहती है। जिले के स्तर पर सबसे प्रमुख अधिकारी यही होते हैं चुनाव आयोग के। अब चुनाव आयोग के जो प्रमुख अधिकारी हो गए, चुनाव कंडक्ट कराने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी आईएएस ऑफिसर, यहाँ पे जो डीएम है वो हो गए।
तो वो लोग क्या करते हैं, जो सामान्य दिनों में काम करते हैं, यानी लोगों की शिकायत सुनना, उनका निपटारा करना, ये सारे काम नहीं कर पाते हैं, बस चुनाव में फँसे रहते हैं। कभी यहाँ पे दौड़ के जा रहे हैं, कभी वहाँ पे दौड़ के जा रहे हैं, कभी ये बूथ देख रहे हैं, कभी वो बूथ देख रहे हैं, तो जो सामान्य कार्य होता है, वो भी नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएँ निकल के आती हैं, वही सारी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा बात करें नीति पक्षाघात की, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं आदर्श आचार संहिता। इसके लागू होने के बाद ना तो किसी नई नीति की घोषणा की जा सकती है, ना ही किसी का कार्यान्वयन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। अन्यथा क्या होगा, जो सत्ता में रहेगा, वो चुनाव से 1 महीना पहले, चुनाव से 10 दिन पहले जिस क्षेत्र में जाएगा, वहाँ पे किसी न किसी नई योजना की घोषणा कर देगा। वहाँ पे कोई काम कर देगा। अब क्या होगा, जनता मैनिपुलेट हो जाएगी, जनता खुश हो जाएगी कि हाँ यार, यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि वो सिर्फ़ दिखाने के लिए है, सिर्फ़ जनता को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगी अन्य जो यहाँ पे रहेंगे चुनाव लड़ने वाले, तो अन्य उम्मीदवारों के साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, इनके पास उतना पैसा नहीं है। अब सरकार जो है, उसके पास तो भरपूर पैसा है, तो चुनाव के पहले जाकर के सारी योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर देगी, बाकी 5 साल काम ही नहीं करेगी। जब देखेगी चुनाव 2 महीने बाकी हैं, तब लगातार काम करना शुरू कर देगी। इस वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के बाद यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक लागतें, सुरक्षा बलों को तैनात करने तथा बार-बार उनके परिवहन पर भी भारी और दृश्यमान लागत आती है। उसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों से इन बलों को हटाने और देश भर में जगह बार-बार तैनाती के कारण होने वाली थकान तथा बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्र द्वारा एक बड़ी अदृश्य लागत का भुगतान किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं, अब मान लीजिए मणिपुर में इस समय लगे हुए हैं। अब जब चुनाव होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो या तो जो रिज़र्व है उनको बुलाया जाए। अन्यथा अगर मान लीजिए हम मणिपुर मणिपुर से हटा देते हैं सुरक्षा बल को और इनको चुनाव में लगा देते हैं, तो मणिपुर के हालात और भी बिगड़ जाएँगे। और यहाँ तो हम इस लेवल पे देख रहे हैं कि इनको हटा के अगर एक बार हम सुरक्षा बलों के लेवल पर भी तो देखें, मान लीजिए आज ये लोग नॉर्थ ईस्ट में, अब इनको उठा करके एकदम सीधा गुजरात में भेज दिया जाए। ये लोग यहाँ पे कन्याकुमारी में, इनको उठा करके सीधा जम्मू कश्मीर में भेज दिया जाए, तो यार इनकी भी तो लाइफ है ना, जो सुरक्षा बल हैं, ये भी तो इंसान ही है ना, इनके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ता है, इनकी भी तो ज़िंदगी मैटर करती है। ऐसा तो नहीं कि ये मशीन है, जब जी चाहा बटन दबा दिया, यहाँ से कन्याकुमारी से सीधा जम्मू कश्मीर पहुँच गए, जब जी चाहा बटन दबा दिया, गुजरात से सीधा पहुँच गए मणिपुर में। तो ये भी तो नॉर्मल इंसान ही, इनके ऊपर भी तो स्ट्रेस होता है, इनके भी ऊपर तो माइंड प्रेशर होता है। तो ये सारी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एक साथ चुनाव करने की बात की गई है, उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, यानी इसको लागू ना किया जाए, इसके पीछे के क्या तर्क हैं? तो बात की जा रही है संघीय समस्याएँ। एक साथ चुनाव को लागू करना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी या उनकी चुनाव तिथियों को देश के बाकी भागों हेतु नियत तारीख के अनुरूप लाने के लिए उनके कार्यकाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। वही बात की जा रही है कि जो राज्य विधानसभाएँ हैं, अब सबका कार्यकाल अलग-अलग हो चुका है, तो किसी विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, किसी का घटाना पड़ेगा और इस तरीके से करना संघीय जो व्यवस्था जो है और ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसका उल्लंघन हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले 1973 में ये कहा था कि सरकार जहाँ चाहे वहाँ संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में, मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अब मूलभूत ढांचा क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया था, इसको रिजर्व कर लिया था। ये कहा था कि केस वाइज हम देखेंगे कि मूलभूत ढांचा क्या है। तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा ऐसा कदम लोकतंत्र और संघवाद को कमजोर करेगा। लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध आलोचकों का यह भी कहना है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए मजबूर करना लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को थोपने की कोशिश करना और मतदाताओं की पसंद को सीमित करना उचित नहीं है। उसके अलावा क्षेत्रीय दलों को नुकसान, ऐसा माना जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनाव में मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावना अधिक होती है, जिससे केंद्र में प्रमुख पार्टी को लाभ होता है। उसके अलावा बात करें जवाबदेही में कमी, प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के समक्ष आने से राजनेताओं की जवाबदेहिता बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, जैसे मान लीजिए अभी भी यहाँ पे जब एक साथ चुनाव होंगे तब तो छोड़िए, अभी कभी देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यार यहाँ पे बीजेपी को वोट देना है, यहाँ पे कांग्रेस को वोट देना है। हम ये देखते ही नहीं है कि स्थानीय स्तर पर जो नेता आ रहा है, वो स्थानीय स्तर का है कि नहीं। हम ये देखते हैं हमारे धर्म का है, हाँ ठीक है इसको वोट दे दो, हमारी जात का, अच्छा ठीक है इसको वोट दे दो। अच्छा, ये मोदी जी की पार्टी का, अरे उठाओ इसको वोट दो। अच्छा ये राहुल गांधी की पार्टी का, अच्छा इसको वोट दो। मतलब जो बहुत बड़े-बड़े चेहरे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, मोदी जी हो गए, इनको देख के हम वोट देते हैं। हम ये देखते ही नहीं कि जो हमारे स्थानीय स्तर पर आ रहा है नेता, वो हमसे मिलने कितनी बार आ रहा है, हमारी समस्याओं को सुनने वाला है कि नहीं है, एजुकेटेड है कि नहीं है। हम तो ये देखते हैं धर्म जाति एक है कि नहीं है। उसके अलावा अगर ये नहीं देख पाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर पार्टी से है कि नहीं है। यहाँ पे हम बड़े चेहरे को देख करके वोट देते हैं, तो फिर जो बेचारे क्षेत्रीय दल हैं, जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, जो कि निर्दलीय हैं, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव, सॉरी, राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ में होगा, तो फिर इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वही बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए मेरा मानना यही है कि कभी भी अगर आप अपना एमएलए चुनते हैं, अपना एमपी चुनते हैं, तो ये देखिए कि कौन-सा बंदा ऐसा है जो स्थानीय स्तर पर ठीक है। वो किस पार्टी से डज़न्ट मैटर, वो किस धर्म से डज़न्ट मैटर, वो किस जाति से डज़न्ट मैटर। आप यहाँ जाति धर्म देख के नेता मत चुनिए, ठीक है ना?
और जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, कम से कम उनसे तो मेरी अपील है, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इतना मैच्योर हैं कि धर्म, जाति और इन सारी चीज़ों में ना फँसें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक साथ चुनाव कराने के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन या एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में रिपोर्ट का क्या कहना है। तो बात की जा रही है कि अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग एलसीआई लीगल कमीशन ऑफ इंडिया ने एक साथ चुनावों पर एक मसौदा रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुद्दे से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सवालों का विश्लेषण किया गया था। यानी इस रिपोर्ट में क्या किया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन जो मुद्दा है, इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई थी। उसके अलावा जो कानूनी पेच आएंगे उसके बारे में चर्चा की गई थी। विशेष रूप से आयोग ने प्रस्तुत किया कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव संभव नहीं है। यानी जिस रूप में अभी हमारा संविधान है, अगर इसको देखेंगे तो संवैधानिक तरीके से ठीक नहीं होगा कि एक साथ चुनाव कराया जाए। उसके अलावा बात क्या है कि इसमें कहा गया है कि संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में एक साथ चुनाव कराने के लिए उचित संशोधन की आवश्यकता होगी। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि उसे कम से कम 50% राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त हो। यानी अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराना भी है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बहुत सारे कानून ऐसे होंगे जिसमें संशोधन करना पड़ेगा, तो इसके लिए कम से कम 50% राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, तभी वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लागू किया जाना चाहिए। हालांकि एक साथ चुनाव कराने के फायदों के संबंध में आयोग ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर तनाव कम होगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन होगा और विकास गतिविधियों पर प्रशासनिक ध्यान केंद्रित होगा। यानी जो आयोग गठित किया गया था 2018 में, इसने भी ये माना कि बहुत सारे फायदे तो हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको लागू करना है तो बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन करना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर संशोधन करना पड़ेगा और कम से कम 50% राज्यों को इसमें शामिल किया जाए। 1999 में न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले एलसीआई ने भी एक साथ चुनाव की वकालत की थी। तो यहाँ पे ये सारी सिफारिशें इसको ध्यान में रखेंगे। आंसर राइटिंग में इन्हीं सारे पॉइंट को कंक्लूड करना होता है जब निष्कर्ष लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं निष्कर्ष इस टॉपिक का। तो बात की जा रही है कि स्पष्ट है कि एक साथ चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान और अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन इसको ऐसे किया जाए कि लोकतंत्र और संघवाद के मूल सिद्धांतों को चोट ना पहुंचे, इसमें कोई खतरा ना आए। इस संदर्भ में विधि आयोग ने एक विकल्प का सुझाव दिया है, जिसके अनुसार अगले आम चुनाव से निकटता के आधार पर राज्यों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए और अगले लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभा चुनाव का एक दौर तथा शेष राज्यों के लिए दूसरा दौर 30 महीने बाद होना चाहिए। लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि इनके बावजूद भी मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे विधि आयोग ने ये कहा था, जैसे मान लीजिए 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे राज्यों को ऐसे बांट दिया जाए कि मान लीजिए ए नाम का राज्य है, बी नाम का राज्य है, सी नाम का और डी, ठीक। अब ये 4 राज्य हो गए। इनको ये देखा जाए कि ये कब इनके यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। अगर 2024 के बजाय 2025 में हो रहे हैं, 2023 में हो रहे हैं या 2026 में हो रहे हैं, तो इनको क्या किया जाए, इनके साथ रख दिया जाए, 2024 वाले लोकसभा चुनाव के साथ रख दिया जाए। उसके अलावा जो बचे हुए हैं, इनका चुनाव 30 महीने बाद कराया जाए। इस तरीके से धीरे-धीरे करके हम 2 से 3 साल में क्या करेंगे, तो सबका चुनाव एक साथ करवाने लग जाएँगे। पर यहाँ पे वही समस्या निकल के आती है। मान लीजिए आज आप लोग एक साथ चुनाव करवा दे रहे हैं, अब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर से लग गया, वहाँ की विधानसभा फिर से भंग हो गई, या फिर मान लीजिए लोकसभा में सरकार ही गिर गई, तब उसका क्या समाधान होगा? तो इस तरीके से ये प्रोसेस बहुत ही टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है कि एक साथ चुनाव कराया जाए। क्योंकि जो सरकार गिरने का डर है वो तो हमेशा लगातार बना रहेगा, और अगर बीच में सरकार गिर जाती है तो फिर से पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, पूरे प्रोसेस में दिक्कतें आ जाएगी। अन्यथा फिर 5 साल का निश्चित कार्यकाल करना पड़ेगा, और जब 5 साल का निश्चित कार्यकाल कर देंगे, सरकार गिरने का डर ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सरकार निरंकुश हो जाएगी। ये लोकतंत्र के खिलाफ हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है उसके खिलाफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगा नहीं, तुरंत इसको नल एंड वाइड करार देगा, इसको अवैध करार दे देगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारी समस्याएँ थी, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क बता दिया मैंने। आप सबने देखा भी है, हम सब ने इसमें इसके बारे में डिस्कस किया अच्छे से। देखिए, अगर लगता है आपको कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या पॉइंट बोलने में कमी हो रही है या कहीं और कोई कमी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आया, भैया यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आया, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो अगले दिन हम लोग उसको फिर से इंक्लूड कर लेंगे। अगर आपको लेक्चर में कोई कमी लगती है तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे और बेटर किया जा सकता था। जब तक टू वे में नहीं चलेगा ना, टू वे का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो उधर से आप भी बताइए कुछ ना कुछ। ऐसा थोड़ी ना है कि जो पढ़ा रहा है उसको सारी चीज़ें पता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें थोड़ी ना पता है, और दुनिया के शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको सारी चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे मुझे 0.001% भी नहीं पता है, बल्कि बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जिसमें आपकी जानकारी मेरे से बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा। उस मामले में मैं आपसे बिल्कुल नहीं जानता हूँगा, आपका 1% भी नहीं जानता हूँगा। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि जो पढ़ा रहा है उसको सब पता है, या वो गलत नहीं हो सकता है। गलत कोई भी हो सकता है, कोई भी गलत बोल सकता है। देखिए, कई बार होता है क्या है कि हम बोल कुछ और रहे थे और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। लगता है कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, पर जब बाद में लेक्चर सुनो तो लगता है यार यहाँ पे तो ये गलत हो गया। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था और निकल कुछ और रहा था। तो अगर इस तरीके से कभी भी आपको कोई समस्या लगती है, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसीलिए ओपन किया गया है।
यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती होगी उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।